एक्सेप्टेंस पे। एक्सेप्टेंस, कोई भी ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा वो प्रॉमिस नहीं बनेगा, प्रॉमिस नहीं बनेगा तो आगे की जो कहानी बनती है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लेके जाती है, वहां तक बात ही नहीं जाएगी। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भैया एक्सेप्टेंस होता क्या है, किसी भी एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस कब कहा जाएगा, इसमें इतना ही है, काइंड्स ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होती है। ठीक है, तो अपने को इसमें क्या पता होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस की इसेंशियल्स क्या है, और कम्युनिकेशन भी। हालांकि कम्युनिकेशन को अपने अलग से पढ़ेंगे ही। कम्युनिकेशन की एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट हो सकती है, तो देखो, एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड नहीं है। टू ए ऑफर को डिफाइन करता है, मतलब प्रपोजल को डिफाइन करता है, एक ही बात है। टू बी जो है ना, वो एक्सेप्टेंस को डिफाइन नहीं करता है, वो डिफाइन करता है प्रॉमिस को। प्रॉमिस को वो डिफाइन करता है, और उसमें वो क्या बोलता है कि अगर जब कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉमिस, उसको हम बोलते हैं प्रॉमिस। पर उस लाइन से पहले उसी डेफिनेशन के अंदर एक लाइन और लिखी हुई है कि पर्सन जिसको ऑफर किया है, जब वो अपनी एसेंट दे देता है, तब हम ऑफर को एक्सेप्ट मानते हैं। वो क्या लाइन है, सेक्शन 2B, कि पर्सन जिसको ऑफर किया है, जब वो अपनी एसेंट दे देता है, तब हम कहते हैं ऑफर इज एक्सेप्टेड। ये प्रॉमिस के डिफाइन करने से पहले एक लाइन है, और फिर वो लाइन लिखता है कि व्हेन ए ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। तो सेक्शन 2B डायरेक्टली एक्सेप्टेंस को डिफाइन नहीं करता है, पर इनडायरेक्टली डिफाइन करता है। तो अगर आप एक्सेप्टेंस को ऐसा लिखना चाहें ना कि सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सेप्टेंस के बारे में ये बोलता है, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक्सेप्टेंस और कुछ नहीं है, एक्सेप्टेंस का मतलब है एसेंट। ये वर्ड लिखना, कंसेंट मत लिखना, क्योंकि अगर लॉ को कंसेंट वर्ड लिखवाना होता ना, तो वो यहां पहले ही लिख देता। वो कहता है आप एसेंट लिखो। वो लीगल वर्ड किसको मानता है, एसेंट को, कंसेंट को नहीं मानता, तो अपने एसेंट लिखेंगे। तो एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब ऑफर एक्सेप्ट होता है, जिस आदमी को ऑफर किया गया है, जब वो अपनी इच्छा दे देता है, अपनी एसेंट दे देता है, तब हम कहते हैं ऑफर इज एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एसेंट गिवन टू ऑफर, एसेंट गिवन टू ऑफर, ये होती है एक्सेप्टेंस। ए ने बी को ऑफर किया कि मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूं फॉर ₹100। मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूं फॉर ₹100, दिस इज ऑफर। डी ने कहा ओके, आई एम रेडी टू पे यू ₹100, और मुझे आप क्या दे दीजिए, अपना घर दे दीजिए। ये जो उसने एसेंट दिया, जो एक्सेप्ट किया ऑफर को, उसको हम बोलते हैं एसेंट, एक्सेप्टेंस। ये वर्ड लिखना, कंसेंट मत लिख देना। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 2B जो है वो एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है, और इतनी सी बात लिख देना कि एक्सेप्टेंस का मतलब है द एसेंट गिवन टू ऑफर। और अगर आप ये बात लिख दो, द टर्म एक्सेप्टेंस मीन्स पर्सन टू whom ऑफर इज मेड, when such person gives assent to such offer it is said to be accepted। तो ये और अच्छी बात है, इतनी सी बात लिख दोगे तब भी कोई बात नहीं है, बट अगर ये लैंग्वेज आप लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एक आपका प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये होता है एक्सेप्टेंस। अब हम एक्सेप्टेंस को समझ गए क्या होता है। ऑफर जब ऑफर को अपनी इच्छा दे देता है,
जिसको ऑफर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड कब होगी, कानूनी तौर पर वो वैलिड कब होगी, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड कब होगी ये देखते हैं। जिसको अपने बोल सकते हैं इवेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस जो है वैलिड कब होगी। एक्सेप्टेंस वैलिड होगी AATS, सबसे पहला नॉलेज ऑफ ऑफर, ये सबसे बड़ी इवेंशियल है कि भाई कोई भी एक्सेप्टेंस वैलिड तब होगी कि जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उसको ऑफर की नॉलेज है। जिस समय उसने उस ऑफर से रिलेटेड काम किया उसको ऑफर के बारे में पता था। ये ना हो कि वो काम कर चुका था और बाद में उसे पता लगता है कि अरे ये काम करने के तो पैसे भी मिलते हैं। अब नहीं, अब नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पहले नहीं पता था कि इस काम को करने का एक ऑफर चल रहा है कि आपको पैसे मिलेंगे। पहले नहीं पता था। पहले आपने काम क्यों किया? आपने अपनी मोरल ड्यूटी, सोशल ड्यूटी, किसी भी तरह की एक पर्सनल ड्यूटी मान के कर दिया। तो ऑफर एक वैलिड एक्सेप्टेंस तब होगा जब जो आदमी एक्सेप्ट कर रहा है, जो अपनी एसेंट दे रहा है, जो काम कर रहा है, उसको ऑफर की नॉलेज हो। तो नॉलेज ऑफ ऑफर जरूरी है। या दूसरी भाषा में बोलूं, ऑफर को सिर्फ वही व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है जिस व्यक्ति को उस ऑफर की नॉलेज है। दोनों तरफ से कैसे ही बोल दो कि भाई एक्सेप्ट वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ऑफर की नॉलेज है, या फिर ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिड तभी होगा जब आदमी को, एक मिनट, जब आदमी को उस ऑफर के बारे में नॉलेज हो। लीडिंग केस लो, केस लो जो अपने बाद में देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो है मालिक है, बी जो है नौकर है। ठीक है, ए मालिक है, बी क्या है? नौकर। मालिक का कोई भांजा होता है, वो गुम जाता है, भांजे का नाम है ई। ये गुम जाता है। मालिक क्या करता है, इस नौकर को भेज देता है कि जाओ इसको ढूंढ के लाओ। नौकर 2 दिन तक घर नहीं आता है। मालिक डर जाता है। मालिक एफआईआर दर्ज कराता है और साथ में रिवॉर्ड ऑफर कर देता है कि जिसको भी मेरा भांजा मिलेगा, जो मुझे उसको घर में ला के देगा, मैं उसको पैसे दूंगा। फैक्ट दोबारा बताता हूँ। मालिक है इन, बी है उसका नौकर। मालिक का भांजा गुम जाता है। मालिक नौकर को भेज देता है उसको ढूंढने। 2 दिन तक। अब आता है नौकर। ये जो नौकर है ना, ये नौकर 2 दिन, मतलब इसको मिलता तो नहीं है 2 दिन तक, पर बाद में, कब बाद में? रिवॉर्ड ऑफर होने के बाद में। मान लो 1 मई को उसने रिवॉर्ड ऑफर किया, 5 मई को नौकर को ये भांजा मिल जाता है। पर एक बात है याद रखना, इस नौकर को ना ये रिवॉर्ड और इसके बारे में पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि ये तो इन सब चीजों के होने से पहले ही घर से निकल चुका था, तो इसको इन चीजों के बारे में नहीं पता था। नौकर को आता है, उसको भांजा मिल जाता है, वो घर ले आता है, उसको ये पता ही नहीं था। बाद में उसको पता लगता है कि अरे रिवॉर्ड ऑफर था। वो मालिक से पैसा मांगता है कि मालिक पैसा चाहिए, आपने रिवॉर्ड ऑफर किया हुआ था, मुझे पैसा दो। मालिक कहता है देखो मैं पैसा नहीं दूंगा। ये चला जाता है कोर्ट में। कोर्ट बोलती है देखो इस आदमी ने ऑफर किया हुआ था, सही बात है, जनरल ऑफर था, सही बात है, कोई भी एक्सेप्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला वो व्यक्ति होना चाहिए जिसको ऑफर की नॉलेज हो। आपको ऑफर की नॉलेज थी जब आपने वो काम किया? नहीं थी। तो वैलिड एक्सेप्टेंस कब होगी? जब आपको ऑफर की नॉलेज होगी। वैलिड एक्सेप्टेंस कब होगी? जब आपको ऑफर की नॉलेज होगी।
एक्सेप्ट कौन कर सकता है? एक्सेप्ट सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ऑफर की नॉलेज है। अगर ऑफर की नॉलेज ही नहीं है फिर भी आपने वो काम कर दिया, तब वो एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि नॉलेज ऑफ ऑफर होनी चाहिए। अ पर्सन एक्सेप्टिंग एन ऑफर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ऑफर। बिना नॉलेज के अगर उसने उस ऑफर से रिलेटेड कोई काम कर भी दिया तब भी वो एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल फैक्टर। यही एग्जांपल है केस लॉ का, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी वर्सेस गौरी दत्त। ये जो हमने एग्जांपल किया है ये इस केस का एग्जांपल है। ठीक है, ये हुआ अपना पहला इसेंशियल कि भाई क्या होनी चाहिए वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए? नॉलेज। ऑफर जो है उसको एक्सेप्ट, ऑफर जो है उसको एक्सेप्ट जो है कौन कर सकता है? जिसको ऑफर किया गया है। ए ने बी को ऑफर किया तो यही एक्सेप्ट कर सकता है। कौन है ऑथोराइज्ड पर्सन टू एक्सेप्ट द ऑफर? बी। सी, डी, ई, एफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इवन एक और बात बताता हूं, बी को जब ऑफर किया वो उसने किया बिकॉज बी इज ए ट्रस्टी। बी इज ए ट्रस्टी। तो अगर उसने ऑफर बी को किया एज बी इज ए ट्रस्टी, तो बी जब एज ए ट्रस्टी है उसी कैपेसिटी में ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। बी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं एक्सेप्ट कर सकता। दोबारा बताता हूं इस बात को। ये इसेंशियल ये कहता है कि ऑफर जो है एक्सेप्ट सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए ऑथोराइज्ड है। अब ऑथोराइज्ड कौन है? भाई ऑफर को एक्सेप्ट करने की पावर किसके पास होती है वो हम कैसे देखेंगे? वो हम देखेंगे अगर किसी आदमी ने ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को किया है तो सिर्फ वही ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर है तो जितने भी जनरल ऑफर में लोग आते हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसमें से अगर उसने किसी को बाहर निकाल दिया तो वो ऑथोराइज्ड नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ऑथराइज्ड कौन होगा? जिसको ऑफर किया है या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट। कि भैया मान लो बी है, ए ने बी को ऑफर किया, अब बी बड़ा आदमी है, उसका कोई एजेंट है, उसने एजेंट को कह दिया कि जा एक्सेप्टेंस करा, कोई दिक्कत नहीं, वैलिड है। जिसको ऑफर किया है वो या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट ये एक्सेप्ट कर सकते। ये तो एक बात है, ये तो एक ठीक है, इसको अपने में कोई डाउट, इसमें अपने को कोई डाउट नहीं आएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर उसने ऑफर जो है किसी आदमी को किया वो किसी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी में किया, लाइक उसने ए ने बी को कहा कि देखिए आप एक ट्रस्ट चलाते हैं, मैं उस ट्रस्ट को प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं 100 रुपए में। प्रॉपर्टी हजारों रुपए की है, ठीक है, मैं 100 रुपए में प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं। और ऑफर किसको किया? बी को। कैसे किया? एज ए ट्रस्टी। अब अगर बी जो है ना ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है तो एज ए ट्रस्टी एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ ठीक है, बीइंग ए ट्रस्टी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, प्रॉपर्टी जो है ट्रस्ट के नाम होगी। बी ये नहीं कर सकता कि भैया ए ने मेरे को ऑफर किया है, मैं जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में ऑफर एक्सेप्ट कर लूं और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं। ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि ए ने बी को ऑफर तो किया एज ए ट्रस्टी, बी जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑफर को एक्सेप्ट करे और बाद में कोर्ट में चला जाए। कोर्ट कहेगी नहीं। ऑथोराइज्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बी, ऑथोराइज्ड का मतलब ये भी है कि अगर आपको किसी कैपेसिटी में ऑफर हुआ है तो आप उसी कैपेसिटी में ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप किसी दूसरी आइडेंटिटी में जाके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी है। एक बहुत ही बड़ा केस लॉ भी है इसके ऊपर, जिसका अपने पहले एग्जाम्पल डील कर लेते हैं। ए एक आदमी है, ठीक है, इसने किसी बहुत बड़ी पोस्ट के लिए जो है एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देके इसका चला गया। बाद में जब रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन चल रहा था
सिलेक्शन कमेटी में 5 लोग बैठे थे, 5 लोग, ठीक है। इसने सिलेक्शन के लिए अप्लाई किया, इसका इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, 5 लोग बैठे थे, फिर वो लोग आपस में बैठ के कैंडिडेट्स को देख रहे थे कि किसको एक्सेप्ट किया जाए। उन लोगों ने ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया था कि ए को एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। एक आदमी इस कमेटी के अंदर जिसका नाम था बी, वो ए का जानकार था, उसने बी ए को मैसेज कर दिया, यू आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बाद में क्या होता है, इसने तो मैसेज कर दिया, पर होता यह है कि एक दिन बाद कमेटी चेंज हो जाती है। चेंज मतलब कमेटी का ओपिनियन चेंज हो जाता है। कमेटी कहती है नहीं, हम ए को नहीं लेंगे, हम लेंगे डी को। डी को ए कोर्ट में चला जाता है, वो कहता है सर मैंने इनको ऑफर किया, इन्होंने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, अब हमारे लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा सुनिए, जो एक्सेप्टेंस हुई है ना वो वैलिड नहीं है। आपने ऑफर किया था कमेटी को, और जिस आदमी ने आपको एक्सेप्टेंस की है ना, उसने कमेटी की कैपेसिटी में नहीं की है, उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको एक्सेप्टेंस बताई है। यही एक्सेप्टेंस कमेटी ने आपको भेजी होती ना, कि बी अगर आपको फोन करके बोलता या मैसेज में भी बोलता, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर ए, आई बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कमेटी, ये वो, और हम हमारी कमेटी ने आपको सिलेक्ट कर लिया, ये सब बोलता, तब हम इसको कंसीडर करते हैं, तब हम कंसीडर करते हैं। बट जस्ट बिकॉज सिलेक्शन कमेटी ने नहीं बताई है, इस बी ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बताई है, तब भी ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। तो एक्सेप्टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि ऑफर जो एक्सेप्ट कर सकता है वो ऑथोराइज्ड पर्सन ही कर सकता है। ऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब वो पर्सन जिसको ऑफर किया है, या फिर उसका ऑथोराइज्ड एजेंट। तो ये दूसरा एसेंशियल है। पहला एसेंशियल हमारा क्या था, कि जो व्यक्ति ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसको ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए, उसके पास राइट होनी चाहिए उस ऑफर को एक्सेप्ट करने की। और इस केस का नाम, जो मैंने अभी एग्जांपल किया है ये वाला, इस केस का नाम है पॉवल वर्सेस ली, ठीक है, पॉवल वर्सेस ली। अब आते हैं हम तीसरे एसेंशियल। केस के फैक्ट मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि केस के फैक्ट पता होते हैं तो केस याद रह जाता है। डायरेक्ट बता देंगे केस नहीं याद रहेगा, रटना पड़ेगा। वही लालमन शुक्ला गोरी दत्त आप सुनोगे, आपको फैक्ट याद आ जाएंगे। पॉवल वर्सेस ली सुनोगे, फैक्ट याद आ जाएंगे। अपने को आंसर में फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, छोटा सा एग्जांपल लिख देना, इतना ही लिख देना कि पॉवल रीजनेबल टाइम। देखो, ऑफर जो है ना, एक्सेप्ट होना चाहिए रीजनेबल टाइम। भाई ये नहीं है कि मैंने आपको ऑफर किया कि आप मेरा घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप कितने दिन में बताओ, मैंने कहा यार ठीक है बता देना, कोई बात नहीं भाई, मैंने आपको ऑफर कर दी है, बता देना मुझे कुछ दिनों में सोच के। आप 2 साल बाद आ रहे हो, हाँ मैं घर खरीदना चाहता हूँ, नहीं, रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या होगा, वो केस के फैक्ट पे देखा जाएगा। रीजनेबल टाइम में आप ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर रीजनेबल टाइम नहीं है, उसको आपका ऊपर चले गए हैं, तब वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। एक बात, इसी के अंदर दूसरी बात और निकलती है। अगर डेफिनेट टाइम बताया है तो ए ने बी को ऑफर किया, उसको बोला कि 10 तारीख तक मुझे बता देना कि तुम्हें घर खरीदना है या नहीं। बी 11 तारीख को बोलता है कि मैं घर खरीदने को तैयार हूं। नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस। रीजनेबल टाइम हो सकता है, पर जो कि अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के अंदर उसे डेफिनेट टाइम बता दिया, पर्टिकुलर पीरियड बता दिया कि इतने ही टाइम में एक्सेप्ट करना, नहीं करेगा तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी, तब उसको उस पर्टिकुलर पीरियड में ही एक्सेप्ट करना होगा। तो जो एक्सेप्टेंस है वो या तो रीजनेबल टाइम में हो, पर ये रूल कब लगेगा, अगर कोई डेफिनेट टाइम नहीं बताया हुआ। अगर डेफिनेट टाइम बताया हुआ है
तो आपको ऑफर उतने ही टाइम में एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बनेगी। दिस इज अबाउट टाइम। अनक्वालिफाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े देख ले, क्योंकि ये टोटली सेक्शन से निकलते हैं। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये कहता है कि जो ऑफर को एक्सेप्ट जब आप कर रहे हैं, तब आप वही सेम टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट करिए जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर के अंदर है। उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब कि विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, लाइक ए ने बी को ऑफर किया कि भाई 1,000 में घर बेचने को तैयार हूं, बी कहता है नॉट 1,000, 9.5। बी क्या कहता है? नॉट 1,000। बी कहता है नॉट 1,000, 950। तो ये क्या है? उसने एक्सेप्ट तो किया, उसके ए का जो ऑफर है कि वो घर बेचना चाहता है, ये तो एक्सेप्ट किया, पर ये नहीं एक्सेप्ट किया। उसने कहा 1,000 नहीं, 950। तो ये एब्सोल्यूट नहीं हुआ, इट इज विद कंडीशंस कि आई एम रेडी टू बाय बट नॉट एट दिस प्राइस, एट ए लोअर प्राइस, एट ए लोअर प्राइस। तो ये क्या बनता है? इट इज नॉट एन वैलिड एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, ये विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं बनता है, ये क्या बनता है? कल ही हमने पढ़ा था, काउंटर ऑफर। ये क्या बनता है? काउंटर ऑफर। दिस इज काउंटर ऑफर, कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस जो है एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ है तो वो वैलिड नहीं है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। सेक्शंस को भी अभी हम करेंगे। ये कहां बोला गया है? हाइड वर्सेस रेंज। तो हाइड वर्सेस रेंज काउंटर ऑफर का भी लीडिंग केस लॉ है, इस पॉइंट का भी लीडिंग केस लॉ है। ये एक कंडीशन है। अब आते हैं हम अगली कंडीशन पे। मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये क्या बोलता है? ये कहता है कि देखिए, या तो जो आप ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो वो किसी भी रीजनेबल मैनर में कर दो, ठीक है भैया, उस तक बात पहुंचा दो अपनी, कैसे भी पहुंचा दो, वो वैलिड एक्सेप्टेंस है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर अगर ऑफर करने वाले ने आपको बताया है कि एक्सेप्टेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्सेप्टेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, तब आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी होगी। आपको ऑफर उसी मैनर में एक्सेप्ट करना होगा। सपोज ए ने बी को ऑफर किया और उसको ये बोला कि अगर ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो मुझे बाय लेटर, बाय पोस्ट लेटर भेजना, बाय पोस्ट लेटर भेज देना। उसने बाय पोस्ट नहीं भेजा, उसको कॉल कर दिया। रीजनेबल, ये जो है मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस सेम नहीं है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। तो मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस या तो रीजनेबल मैनर हो, कोई भी तरीका जो रीजनेबली सही लगता हो आपको, कोर्ट को मतलब, मैंने कोई तरीका नहीं बताया है तो किसी भी रीजनेबल तरीके से आप ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो।
पर अगर कोई रीजनेबल मैनर की जगह कोई पर्टिकुलर मैनर बताया है, तब ऑफर इसी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो और किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। पर इसके अंदर जो है कानून जो है थोड़ा सा लीनियंट रहा है। लीनियंट मतलब कानून ये कहता है कि ऐसा अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर तरीका बताया है ऑफर को एक्सेप्ट करने का, और जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसने उस पर्टिकुलर तरीके में ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी हम ऑफर को हम एक्सेप्टेंस को बहुत स्ट्रिक्टली रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम फिर भी एक मौका देंगे। किसको? ऑफरर। हम ऑफरर पे ड्यूटी डालते हैं। क्या ड्यूटी डालते हैं कि अगर ऑफरर ने, जिसने ऑफर किया था, अगर उसने कोई पर्टिकुलर मैनर बताया था एक्सेप्टेंस का मैनर बताया था, फिर भी जिसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर, उसने ऑफर को उस मैनर में एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी हम इस पे ड्यूटी डालेंगे। हम ऑल टुगेदर मतलब हम स्ट्रिक्टली एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे कि अब ऑफरर जो है वो इसको बताए एक्सेप्टर को कि भैया ये पर्टिकुलर मैनर में मैंने बताया था, मैंने आपको कहा था कि आप जो है मुझे डाक से भेजना एक्सेप्टेंस, आपने नहीं भेजी है, तो आप मुझे डाक से भेजिए, तभी वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। ये ऑफरर की ड्यूटी है। तो सिंपल सी बात ये कहना चाहता है मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर एक, कि या तो जो एक्सेप्टेंस हो वो किसी रीजनेबल मैनर में, कोई भी तरीका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उस तरीके से जो ऑफर को, जिसने ऑफर किया है उस तक एक्सेप्टेंस की बात पहुंच जाए, कम्युनिकेट हो जाए, बस। अगर कोई पर्टिकुलर मैनर बताया है, तब ऑफर उसी मैनर में एक्सेप्ट होना चाहिए। पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। ये नहीं है कि अगर ऑफर इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं। कानून फिर भी एक मौका देता है। कानून ऑफरर को कहता है कि पर्टिकुलर मैनर तूने बताया है ना, तो तू आ जा। एक्सेप्टर ने तेरे तरीके से नहीं एक्सेप्ट किया जो तूने बताया था, तो इसको एक बार और बता, इसको एक बार कन्वे कर कि भाई आपको जो है मेरे को एक्सेप्टेंस डाक से भेजनी थी, आपने डाक से नहीं भेजी, तो आप क्या डाक से भेजो। अगर फिर भी वो नहीं ऐसे एक्सेप्ट करता, तब हम उस एक्सेप्टेंस को वैलिड नहीं मानेंगे। पर जस्ट बिकॉज एक बार उसने पर्टिकुलर मैनर में एक्सेप्ट नहीं की, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम एक्सेप्टर को एक मौका और देंगे, और वो मौका इस आदमी पे ड्यूटी है कि आप इसको बताओगे। अगर आपने नहीं बताया तब तो हम इस एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, तब हम ये मान लेंगे कि आपने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मत फॉलो करो इस तरीके को। तो सिंपल सी बात है कि या तो ऑफर जो है रीजनेबल मैनर में एक्सेप्ट हो सकता है, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर मैनर बताया है तो उसमें एक्सेप्ट होना चाहिए। पर ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं। अगर पर्टिकुलर मैनर में नहीं भी एक्सेप्ट होता, तब भी एक्सेप्टर को एक मौका और दिया जाएगा, एक मौका और दिया जाएगा कि आप इस मैनर में एक्सेप्ट करिए। ठीक है, ये है मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस और इम्प्लाइड मैनर में, कि भाई उसने बात बोल दी, फोन कर दिया, लिख के भेज दिया, इन तरीकों से ऑफर एक्सेप्ट हो सकता है। और उसके अलावा दो और तरीके हैं। एक, अगर ऑफरर ने कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर ली, ए ने बी को ऑफर भेजा घर बेचने का 100 रुपए का, ठीक है, घर दे रहा हूं 100 रुपए में। बी ने इसको 100 रुपए दिए, यहां से इसने इसको 100 रुपए दे दिए और 100 रुपए भेज दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, जो कंसिडरेशन थी, जो ए को रिटर्न में मिलना था, वो बी ने भेजा और ए ने वो रख लिया। फिर उसने कहा हाँ ठीक है, रख लिया मैंने, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेंस। जरूरी नहीं है कि हर बार वो उसको कन्वे ही करे कि हाँ मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया है, नहीं।
अगर ऑफरर, अगर जिसने ऑफर किया है, अगर वो आदमी कंसिडरेशन ही एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे जो रिटर्न में मिलना था ना उस ऑफर के, वो उसने वो एक्सेप्ट ही कर लिया, तब ये भी वैलिड एक्सेप्टेंस है। जैसे कि ए ने क्या किया, ए ने बी को ऑफर किया कि भैया 100 रुपए में घर बेचता हूँ, बी ने क्या किया, उसको 100 रुपए भेज दिए, ए ने 100 रुपए रख लिया। दिस इज वैलिड एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने जो उसको ए को रिटर्न में मिलना था वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सप्रेस हो, बोलकर हो या पार्टीज के कंडक्ट से दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्टेंस बाय एक्सेप्टिंग कंसिडरेशन भी हो सकती है। तीसरा, बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। परफॉर्मिंग कंडीशन मतलब ए ने ऑफर किया कि जो भी मेरी मेडिसिन लेगा, मेडिसिन खाएगा, अगर वो बीमार हो गया तो मैं उसे 100 रुपए दूंगा। बी एक आदमी है, उसने ना तो वो ए के पास गया, कुछ उसने मेडिसिन खरीद ली, तो यहाँ क्या हुआ, उसने कंडीशन परफॉर्म कर दी। यहाँ क्या किया उसने, कंडीशन परफॉर्म कर दी। तो एक्सेप्टेंस जो है बाय परफॉर्मिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो एक्सेप्टेंस का जो तरीका है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा बोलकर या पार्टीज के कंडक्ट से ही दिखेगा। ऑफर एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग कंडीशन भी हो सकती है, बाय एक्सेप्टिंग कंसिडरेशन भी हो सकती है। ये दवाई वाला जो है लीडिंग केस तो है कार्लिन वर्सेस कार्बोनिक स्मोकबॉल का, ठीक है। ये है एक्सेप्टेंस की इसेंशियल। कितनी इसेंशियल है, एक, ऑफर एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति को ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास राइट ऑथोराइज्ड होना चाहिए टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। तीसरा, ऑफर मस्ट बी इन रीजनेबल टाइम, और अगर कोई पर्टिकुलर टाइम बताया है तो उसी टाइम के अंदर अंदर। चौथा, ऑफर जो है एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब कि सेम टू सेम उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे जो टर्म्स एंड कंडीशन पर ऑफर किया गया है, जिसको दूसरी भाषा में मिरर इमेज रूल भी बोलते हैं, ठीक है। पांचवा, ऑफर जो है एक रीजनेबल मैनर में एक्सेप्ट होना चाहिए, पर अगर कोई पर्टिकुलर मैनर बताया है एक्सेप्टेंस का तो उसी मैनर में एक्सेप्ट होगा, पर ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। उसके बाद ऑफर जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सप्रेसली एक्सेप्ट होना चाहिए। ऑफर तो जो है वो एक्सेप्ट हो सकता है बाय एक्सेप्टिंग कंसिडरेशन या इवन बाय परफॉर्मिंग प्रॉमिस, ठीक है, बाय परफॉर्मिंग कंडीशन ले लो या प्रॉमिस, ठीक है। दिस इज essentials ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं, तो वो थोड़ा देखें। अब आता है एक्सेप्टेंस में हमारे सिर्फ इतना ही पढ़ने लायक है। एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस की इसेंशियल्स क्या है। ऑफर की तरह एक्सेप्टेंस में कोई भी काइंड नहीं है, किसी भी तरह का कोई